एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में मैंने डीकंस्ट्रक्शन, लोगोसेंट्रिसिज्म, फोनोसेंट्रिसिज्म को बताया था एंड डी अल्फ़ाबेट में अभी और टर्म बचे हैं जिनको कवर करना है, तो मैं इस वीडियो में आज डी अल्फ़ाबेट को पूरा कवर करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि डी अल्फ़ाबेट में कौन कौन से टर्म हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, डी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले डेकोरम को देख लेते हैं। डेकोरम क्या होता है? जब आपके वर्क का सब्जेक्ट मैटर, कैरेक्टर, एक्शन, डायलॉग, ये सारी चीज़ें मैच करें आपस में, ठीक है, अच्छे से मैच करें, तो इनको हम डेकोरम कहते हैं। इसको किसने दिया था? तो हॉरेस ने अपने आर्क पोएटिका में इसको देने का काम किया था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टर्म है आपका डुएक्स मशीना, जिसका मतलब होता है गॉड कम फ्रॉम मशीन। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक वॉर चल रही है, उसमें हीरो जाता है अपने घोड़े से लड़ने के लिए, ठीक, चारों तरफ गुंडे हैं, बीच में हीरो है, लड़ रहा है। अचानक हीरो अपने घोड़े से गिर जाता है। जब हीरो गिर जाता है तो उसके जो अपोनेंट हैं उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब हीरो के बचने के कोई चांस नहीं है, लेकिन अचानक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है। क्या होता है कि एक तूफान बहुत तेजी में आता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है और उसी में हीरो बच के निकल जाता है। तो यही है आपका डुएक्स मशीना, जिसमें क्या होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड पावर या फिर कैरेक्टर इवेंट सडनली अपियर हो जाता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इसी को हम डुएक्स मशीना कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टर्म। आपका नेक्स्ट टर्म है डायलॉजिक क्रिटिसिज्म। डायलॉजिक क्रिटिसिज्म क्या होता है? तो देखिए, डायलॉजिक क्रिटिसिज्म का कहना है कि एक टेक्स्ट के अंदर सिर्फ एक वॉइस नहीं होती है, एक टेक्स्ट के अंदर आपकी मल्टीपल वॉइस होती है। कोई भी रीडर किसी वर्क को पढ़ता है तो उसके जो पर्सपेक्टिव है सबके अलग अलग होते हैं। तो इसी वजह से कहा गया है कि एक टेक्स्ट का जो है सिर्फ एक वॉइस नहीं होती बल्कि मल्टीपल वॉइस होती है, और इसी को हम डायलॉजिक क्रिटिसिज्म बोलते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट टर्म इज डिस्कोर्स एनालाइज। डिस्कोर्स एनालाइज क्या होता है? हम स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज कैसे, कहाँ, किसके साथ, किस पावर रिलेशन में, किस आइडियोलॉजी में, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है। जब हम इसको एनालाइज करने का काम करते हैं तो इसको हम डिस्कोर्स एनालाइज कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड द नेक्स्ट टर्म इज डाइज्म। डाइज्म एक फिलोसफिकल और रिलीजियस बिलीव है, जिसका मानना है कि गॉड ने इस दुनिया को क्रिएट कर दिया। ओके, गॉड ने दुनिया को क्रिएट किया और क्रिएट करके इसे छोड़ दिया है। इसमें जो भी चीज़ें होती हैं उसमें गॉड का कोई हाथ नहीं होता है। गॉड इसमें इंटरफेयर करते ही नहीं है, बस इन्होंने इस दुनिया को बना के छोड़ा हुआ है और जितनी भी इसमें चीज़ें हो रही हैं वो अपने आप होती हैं, ऐसा डाइज्म का मानना है। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, मोनोलॉजिक। जैसा कि डायलॉजिक क्रिटिसिज्म में कहा गया है कि एक टेक्स्ट के मल्टीपल वॉइस होते हैं, और इसमें जस्ट उल्टा कहा गया है कि एक टेक्स्ट के अंदर सिर्फ एक ही वॉइस होती है, एक ही व्यू पॉइंट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा मोनोलॉजिक में कहा गया है। एंड द नेक्स्ट टर्म इज डाइडेक्टिक लिटरेचर। ऐसा लिटरेचर जो सिर्फ आपको एंटरटेन करने का काम नहीं करता बल्कि आपको मोरल लेसन भी देता है, ऐसे लिटरेचर को हम डाइडेक्टिक लिटरेचर कहते हैं। आई होप आपको ये सारे टर्म्स समझ आए होंगे। सो नेक्स्ट टर्म है आपका प्रोपेगेंडिस्ट लिटरेचर। प्रोपेगेंडिस्ट लिटरेचर क्या होता है? ऐसा लिटरेचर जिसका कोई प्रोपेगेंडा हो, ठीक है, जो स्प्रेड करता है कोई पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस या सोशल मैसेज को और इन्फ्लुएंस करना चाहता है पब्लिक के ओपिनियन को। ऐसे लिटरेचर को हम प्रोपेगेंडिस्ट लिटरेचर कहते हैं। ओके, देखिए इसमें कुछ वर्क आ जाते हैं, जैसे हैरियट ब्रीचर का एक वर्क था अंकल टॉम केविन। इसमें इन्होंने क्या किया है, साउथ के स्लेवरी के ऊपर अटैक करने का काम किया है और पब्लिक को इस वर्क के जरिए इन्फ्लुएंस करने का काम किया है, अवेयर करने का काम किया है। एंड नेक्स्ट वर्क है आपका सिंक्लियर का द जंगल। ये भी एक प्रोपेगेंडिस्ट लिटरेचर में आ जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया है, शिकागो में एक इंडस्ट्री थी जिसमें स्लॉटरिंग और मीट पिकिंग का काम बहुत ज़्यादा होता था, इसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है और इसके ज़रिए इन्होंने पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने का काम किया है। ऐसे ही लिटरेचर को हम प्रोपेगेंडिस्ट लिटरेचर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। देखिए, दो टर्म आ जाते हैं।
एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इन दोनों टर्म को देने वाले टी.एस. एलियट थे। इन्होंने अपने वर्क द मेटाफिजिकल पोएट जो आया था 1921 में, उसमें इन्होंने इन दोनों टर्म को दिया था। अब दोनों टर्म को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जब हम थिंकिंग और फीलिंग को कंबाइन करते हैं उसको हम एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं, और जब हम थिंकिंग और फीलिंग को अलग अलग करने का काम करते हैं तो उसको हम डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं। मैंने कोई वर्क लिखा, उसमें मैंने थिंकिंग और फीलिंग दोनों को कंबाइन कर दिया तो वो एसोसिएशन हो गया। जब मैंने उस वर्क में थिंकिंग और फीलिंग को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो उसको डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो था, टी.एस. एलियट कहते हैं कि 17th सेंचुरी के बाद के पोएट ने क्या किया है, जिसमें मिल्टन और ड्राइडन आ जाते हैं, इन लोगों ने सेपरेट करने का काम किया है। किसको? थिंकिंग एंड फीलिंग को। इसी को इन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बोला। टी.एस. एलियट का मानना था कि मॉडर्न पोएट जो हैं वो थिंक भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इनसे कह दिया जाए कि आप थिंक और फील एक साथ कर लो तो ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा टी.एस. एलियट का मानना था। आई होप आपको समझ आया होगा ये टर्म। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, जब हम किसी ब्यूटी को एप्रिशिएट करने का काम करते हैं बिना किसी पर्सनल फीलिंग के, बिना किसी डिजायर के, तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह हम ग्लोसरी में जितने भी टर्म आएंगे उनको हम कवर करेंगे। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के इस वीडियो को एंड थैंक यू वेरी मच।